ओके चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, राइट? और हम ऑलमोस्ट चैप्टर कर चुके हैं, बस 2 टॉपिक है जो मुझे तुम्हें बताने हैं। प्रीवियस क्यू, नीड और एम्स के हम कर रहे थे। हिमांशु सर ने प्रेजेंटेशन बनाई थी और हम काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कर चुके हैं। और टेस्ट किस चीज़ का है तुम्हारा संडे को? बायोलॉजी का पूछ रही हूँ। मैम environmental issue and molecular basis of inheritance। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने तुम्हें बोला था पढ़ने के लिए, पढ़ना स्टार्ट किया? यो मैम। पढ़ना स्टार्ट कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो इस साल नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करके कर लेंगे, उनके लिए सजेशन है कि अगर इसी साल निकल जाएगा तो क्यों एक साल खराब करोगे, क्या ज़रूरत है? मैंने वैसे ही 70% पे तुम्हें सिलेबस करवाना है, ठीक है? उसमें से तुम्हें कितनी सारी, तो 12th के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट हम साथ में कवर कर ही रहे हैं, तो तुम्हारा स्कूल का भी प्रिपेयर हो गया। बचा 11th का, तो 11th के सिलेक्टिव टॉपिक और सिलेक्टिव चैप्टर करवा रही हूँ अभी मैं, तो तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है। बोर्ड्स के मार्क्स भी आ जाएंगे और तुम्हारा नीट भी निकल जाएगा, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डील, इजंट इट? तो जो बच्चे ड्रॉप का सोच रहे हैं, क्लास लगा के देख लो, अगर तुम्हें फिजिबल लगता है तो लगा लो, राइट? ऐसा मत करो। और अगर तुम यही सोच रहे हो कि देना ही नहीं है 2023 का, नहीं 2024 का देंगे, तो फिर अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो देखो कितना एज हो जाएगा ना, फिर तो टॉप टॉप 10 में आओगे तुम, ऑल इंडिया। दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो इसलिए जिनका मोटिवेशन ये सोच कर ढीला हो गया है कि उनके पास अभी एक पूरा साल है, मैं उन्हें बता दूं कि वो पूरा साल भी ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है? तो उस पर मत डिपेंड हो, ये सिर्फ लेजीनेस है। अपना टाइम अगर डिसिप्लिन से मैनेज करोगे तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ आवर्स तो निकल आएंगे, एटलीस्ट 3 आवर्स निकाल लोगे दिन के। अगर तुम में वो है, क्या कहते हैं उसको, जज्बा, अगर तुम्हें वो जज्बा है तो 3 घंटे तुम दिन के कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मुझे सच में कोई काम करना होता है तो फिर मैं भी निकाल लेती हूँ, तो डेफिनेटली तुम भी निकाल रहे होते होंगे, ऐसा नहीं है मैं भी बिजी हूँ जस्ट बिकॉज मैं स्कूल नहीं जाती। लेकिन टाइम की दिक्कत होती है, जितने बड़े होते हैं उतने टाइम की दिक्कत होती है, लेकिन जब मुझे काम इंपॉर्टेंट होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। सो आई डू बिलीव कि अगर आप मैनेज करोगे, आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो टाइम निकाल लोगे। सो ट्राई कि आप टाइम निकालो और इसको टाइम दो अच्छे से। और जो ड्रॉपर्स है, प्लीज़ बकल अप, आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है अभी स्पीड बनाने का। जनवरी के बाद आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और डर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो आप लोग भी अभी, आपके पास टाइम है, जितना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हो कर लो, बेहतर है, राइट? चलो भाई, स्कूल वाले और टॉपर वाले बच्चे कौन है ये? मैम रिवीजन कैलेंडर भी दे दो। अब मोस्ट लाइकली सारे चैप्टर एक बार हो गए हैं। साहिल, ओके साहिल, फिर ठीक है, मुझको एक दिन देना, मैं रिवीजन कैलेंडर एक बार बना देती हूँ, मैं तुम्हें संडे तक देती हूँ पूरा बना के। तो जो लोग फॉलो कर पाएंगे, जिनके चैप्टर सारे एक बार हो चुके हैं, तो वो रिवीजन कैलेंडर फिर फॉलो कर लेना, ठीक है? ऑल राइट, चलो अब एक टॉपिक है जिसे कहते हैं कन्फॉर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। पहली चीज तो ये ग्राफ आ सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी का लेबल करने के लिए, तो ये है इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी निकालो, कौन से पेज नंबर पे है ये? 223। क्या बात है, 223, बच्ची बिल्कुल एकदम खोल के बैठी थी यही वाला पेज। तो ये लेबलिंग के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब होते क्या है ये कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, एक जनरल टर्म है, किसी को दे दी गई है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब किसी हैबिट के हिसाब से हमने बोल दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कन्फॉर्मर्स है, कुछ है पार्शियल रेगुलेटर्स और कुछ है रेगुलेटर्स, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में ये बना है ग्राफ? हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखनी है, तुमको समझ में आ जाएगा फिर करना क्या। ओके, ये कह रहे हैं एक्सटर्नल लेवल, तो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल लेवल लिखा है ना, इन्वायरमेंट लिखा भी नहीं है इन्होंने, बताओ। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है जो चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है? और ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बॉडी का इन्वायरमेंट, शरीर का, शरीर के अंदर का, राइट? तो एक्सटर्नल लेवल की वो बात करें कि ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर, लेट्स से इन्वायरमेंट में तुम स्पेसिफिकली टेम्परेचर की बात करो, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगा अभी। तो जैसे बाहर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक है? अभी मैं हूं ना, पहले गर्मी थी, फिर थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ, अब ठंडी की तरफ जाते चले जा रहे हैं, है ना? फिर दोबारा से गर्मी हो जाएगी। तो जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, क्या मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा? ये कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, क्यों? हॉट ब्लडेड इसलिए। हाँ, क्योंकि मैं मैमल हूँ, राइट? और मैमल्स कैसे होते हैं? हॉट ब्लडेड।
राइट, इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड। हॉट ब्लडेड, हॉट सूप पी कर आया तो हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड कहते हैं हम इनको, ठीक है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो मेंटेन कर सकते हैं होम्योस्टेसिस, राइट। ये कहते हैं ना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव बाहर कैसे एनवायरनमेंट है। जैसे बाहर ज़्यादा ठंड होगी मैं स्वेटर पहन लूँगी, ठीक है, मेरी बॉडी शिवर करने लग जाएगी। जिस दिन ज़्यादा ठंड होगी मैं कंबल में घुस जाऊँगी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी मैं पंखा चला लूँगी, पंखा चलाऊँगी नहीं तो पंखे करने लग जाऊँगी, ठंडी ठंडी बर्फ़ खा लूँगी, ओहो, राइट। तो मैं मेंटेन कर लूँगी अपना बॉडी टेम्परेचर नेचुरली, या तो मेरी बॉडी शिवर करने लग जाएगी या फिर स्वेट करने लग जाएगी, लेकिन बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करेगी अपना टेम्परेचर। तो ऐसे वाले लोगों को हम कहते हैं रेगुलेटर्स। क्यों? क्योंकि उनको कतई कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल लेवल ऑफ एनवायरनमेंट से। तो एक्सटर्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए वो ये वाली जो लाइन है वो एक्सटर्नल वाले पे आएगी नहीं, एक्स एक्सिस से नहीं, ये डायरेक्टली वाई एक्सिस पे जाती है और ऐसी लाइन बनती है। तो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उनको बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि हम, राइट, जैसे कि मैम्स। इतनी बात क्लियर? यस मैम। कॉन्फॉर्मर्स कौन है? वो वाले बाबले जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कम होता जा रहा है, उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल छिपकली है, ठीक है, डेजर्ट में बैठी है, अभी धीरे धीरे सूरज चढ़ रहा था, तो पहले तो उसको ठंड लग रही थी, ठीक है, तो वो जाके धूप में बैठ गई, धीरे धीरे गर्म होता गया बाहर का टेम्परेचर, वो भी गर्म होती गई। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी देर और बैठी तो मैं तंदूरी छिपकली बन जाऊंगी, तो फिर वो मिट्टी के अंदर चली जाएगी, फटाफट सैंड के अंदर चली जाएगी, राइट, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर, सैंड अंदर से ठंडी है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल ठंडा हो जाए। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जैसे जैसे वो चेंज होते चले जाते हैं, ऐसे वालों के लिए हमारे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन। इनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। तो कॉन्फॉर्मर वो है जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और क्या नाम है इनका? पी से है, मैम पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स, यस, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? पार्शियल रेगुलेटर। देखो पार्शियल रेगुलेटर्स क्या, किसी ने गिलहरी देखी है? स्क्वेल। यो मैम। तो गिलहरी क्या करती है वो कमाल की होती है। वो क्या करती है, पहले जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है, कुछ लेवल तक। इसकी फिजियोलॉजी में हमें नहीं जाना है, इसको थोड़ा फन के तरीके से थोड़ा ही समझना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पहले तो वो एक्ट कर रही है एज ए रेगुलेटर, सॉरी एज ए कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर की तरह यहाँ देखो, व्हाइट वाली लाइन देखना, बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ, भैया इसका भी हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका भी हुआ। फिर एक टाइम आता है जब वो कहते हैं बस बहुत हुआ, अब ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देती, मैं एनर्जी लगा के अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करूंगी, तो मैं स्मार्टली मैमल की तरह एक्ट करूंगी। तो अब वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद ही रेगुलेट कर रहती है इररिस्पेक्टिव बाहर कैसा टेम्परेचर है या नहीं। तो उसकी बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म है कि पहले वो नॉर्मल इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता जा रहा है लाइक कोल्ड ब्लडेड एनिमल, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसके बाद उसकी बॉडी एनर्जी जनरेट करके खुद को बचा लेती है, मैमल की तरह एक्ट करती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो इनको हम कहते हैं कि रेगुलेटर पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन पार्शियली एंड में ये रेगुलेटर है, तो मैं इनको बोलूंगी पार्शियल रेगुलेटर, जैसे कि स्क्विरल। क्लियर? यो मैम। ठीक है, डन। चलूं आगे, किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? नो मैम। पक्का? क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी समझ गए। ये ग्राफ हो गया था हमारा पॉपुलेशन वाला। ये कौन, ये है जो ये कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी ग्रोथ है पॉपुलेशन की? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब अनलिमिटेड सोर्सेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और ये वाला कौन सा है, बी वाला? लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट। ये के क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, नेचर कितना झेल सकती है किसी को, राइट। वेरी गुड, ये तुमको याद है। ओके, तो ये वाले फॉर्मूला तो तुमने कर लिए थे। ओके, इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकलेगा फिर? क्वेश्चन नंबर 57, क्या आंसर लिखा है इसका? चलो लेट्स चेक तुमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, क्योंकि सर मेरी क्लास का 15 मिनट ले गए। When does the growth rate of a population following logistic model equal to 0? लॉजिस्टिक मॉडल है तो फॉर्मूला में के होगा, राइट। वो कह रहे हैं, ओके देवेश, वो कह रहे हैं कि फॉर्मूला में के है हमारे पास, राइट। तो वो कह रहे हैं इसका वैल्यू जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट dn/dt कब 0 होगा?
मैं लॉजिस्टिक मॉडल का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है तो तुमको इसी फॉर्मूला में लगा के देखना है। तो dn बाई dt कब मेरा 0 होगा? r इंटू एन 1 माइनस एन बाई के, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तुम बोलोगे मैम ये तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, तो मैंने कहा था ना डेरिवेशन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं, राइट? तुमको ज़्यादा नहीं जाना, तुमको एक ये फॉर्मूला कर लेना और जो मैंने लिखवाया था वो वाला, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो ये कब होगा 0? वेन n बाई के इक्वल्स टू 0। अगर n बाई के को मैं 0 कर दूँ तो 1 माइनस 0 इज 1 माइनस 0 इज व्हाट? 1 है ना? तो ये ऐसा हो जाएगा dn बाई dt rn 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 इंटू आर बाई एन, तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, तो 0 तो नहीं होगा, तो यार आंसर ए तो नहीं हो सकता, राइट? बी देखते हैं, व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट। तो हम क्या करें, डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट है, उसका इफेक्ट तो सिर्फ आर की वैल्यू पे पड़ेगा ना। तो आर की वैल्यू तुम क्या करोगे, डेथ रेट और बर्थ रेट का क्या रिलेशनशिप था? आर का फॉर्मूला क्या था? बर्थ रेट माने डेथ रेट। व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, इसकी वैल्यू बड़ी कर दो तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में आंसर आ सकता है मैक्सिमम, पर 0 थोड़ी होगा, तो ये भी नहीं अप्लाई होता। व्हेन n बाई के इज एग्जैक्टली 1, n बाई के को एग्जैक्टली 1 कर दो तो dn बाई dt rn 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0 0। So dn by dt equals to r, n means r into n ना, और ये ब्रैकेट के बाहर है into 0, so something into 0 is 0 0, so dn by dt 0 आ गया, यही लाना था। आंसर वुड बी सी, आंसर वुड बी सी। तो अगर तुमको नहीं भी आता बेटा फॉर्मूला तो ये निकल ही जाता है ना, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस चाहिए था इसके लिए कि यह मैं कर सकती हूँ, मैथ का क्वेश्चन है पर ये इजी सा था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम कॉन्फिडेंस से रह जाते हैं, इट्स ओके। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राई जरूर करना। व्हेन n नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, तो हम क्या करें, कैरिंग कैपेसिटी जितना है 0 थोड़ी आ रहा है, राइट? तो उसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। चलो डन, यो मैम। बहुत बढ़िया। आओ जी, ग्रोथ रेट्स कर लिए। अच्छा एक ये फॉर्मूला भी था, b माइनस डी इक्वल्स टू आर, दैट इज r इंटू एन। एक फॉर्मूला तो मैंने तुमको ये कराया था, कौन सी ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल है लॉजिस्टिक? exponential. एक्सपोनेंशियल, उसका एक और फॉर्मूला भी है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे तुम्हारी टूटी हुई आ रही है। यस मैम, हमारी क्लियर। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई आर टी। एन टी और एन नॉट का क्या मतलब है? एन नॉट का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन को मुझे ऑब्जर्व करना है। तो इस एरिया है, जैसे ये एरिया है, लेट्स से कैलाश सोसाइटी है, कैलाश सोसाइटी की इनिशियली कितनी पॉपुलेशन है, किसकी? डॉग्स की, क्योंकि कल हमने कैट ली थी, तो वो एन नॉट वैल्यू होगी। एन टी होगी कि अब मैं टाइम टी पे इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उस टाइम पे मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो एन टी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? ई होता है नेचुरल लॉगरिदम, तुम्हें कहीं अप्लाई नहीं करना है, मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसका मीनिंग आ सकता है, तुमको ऐसा लगता है ना नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है नीट में, ठीक है? आर क्या होता है हमारा? आर स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल। हाँ, एंड टी स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो टाइम वहाँ मेंशन होगा। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, राइट? तो इंट्रिंसिक रेट वही वाला आ रहा है जो यहाँ बना है, ओके? तो एक फॉर्मूला ये भी याद कर लेना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया? डन मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है? और ये हमारा फॉर्मूला है ही है। अच्छा, ये जो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसको हम ये भी बुलाते हैं वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो वर्हर्स्ट पर्ल जो है, इनका नाम है, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था आगे, तो ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इन्होंने लॉजिस्टिक ग्रोथ पे लिया था, ठीक है? ये तुम क्या कर रहे हो, माइक के साथ खेल रहे हो साहिल? कबड्डी खेल रहे हो? ठीक है, तो वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इन्होंने दिया था इसलिए इन्हें ऑनर किया जाता है। एक स्क्रीनशॉट इनका भी ले लो। डन? Done, ma'am. ठीक है, जब भी स्क्रीनशॉट Done, लो मुझे ma'am. बता देना, ठीक है? जब भी स्क्रीनशॉट लो मुझे बता देना, मैं पोस्ट कर दूंगी। राइट, नेक्स्ट। ओके, अब आता है ये क्वेश्चन, करो जरा। मैंने तुमको दिए 1 मिनट।
अरे क्लॉक क्यों नहीं खुल रही मेरी? 30 से स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं। आंसर चैट बॉक्स में चाहिए, दिमाग लगाना। ओके, सबसे बहादुर बच्चा साहिल है जिसने आंसर दिया, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड साहिल, गुड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करो भाई सब, निकलेगा आंसर। गुड आंचल, वेरी गुड। आंचल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, शाबाश। गुड दिवेश, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। गुड कृतिका, दैट मीन्स पढ़ के आंसर हो रहा है, अरे वाह। गुड रिया, वेरी गुड। गुड तरुण, थोड़ा सा दोबारा सोचो। गुड रेणुका, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। कमॉन 10 सेकेंड्स और है, बाकी कहाँ रहे? मीनाक्षी, ये पल्लवी, हेमराज थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया। 3 2 1 स्टॉप। ओके, नहीं। ओके तनिषा, मुस्कान, ऑलराइट गुड, यू पार्टिसिपेटेड। बाकियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या होगा उनको? है उठाना पड़ेगा। तो फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंजेस इन टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन की बात कर रही है, किसकी? किसी मर्जी की लगा लो। ऑफ हर्बीवोर्स इन ए ग्रासी फील्ड, हर्बीवोर है भाई, अब कुत्ते बिल्ली तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे हम। अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंजेस इज दैट, तुम इसमें देख रहे हो कि टाइम के साथ, टाइम यहाँ बढ़ रहा है, टाइम के साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी पहले ज्यादा थे, फिर वो सॉरी ए पहले ज्यादा थे, ध्यान से देखना, फिर वो कम हो गए, और बी पहले कम थे, फिर वो ज्यादा हो गए। तो उनके साथ हुआ क्या ऐसा, हमें ऑब्जर्व करना है। जो ज्यादा लॉजिकल भाषा लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। पहला ऑप्शन, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। वो कह रहे हैं टाइम के साथ पॉपुलेशन ए डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? Decline. डिक्लाइन ना, क्योंकि हमेशा ऊपर को इंक्रीज हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो ए की डिक्लाइन हुई है क्योंकि वो ज्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे ए वाले। इज इट करेक्ट? डज इट मेक सेंस? No, ma'am. No, ma'am. नहीं भाई, यही बी को ले बोलते तो सही हो जाता। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी। ये कह रहे ए वाले ने बी वाले को खा लिया। इसको कैसे पता चला खा लिया? ये गलत है, यहाँ कहीं नहीं लिखना, खाने की बात नहीं हुई यहाँ पे। और मैम, वैसे भी दोनों हर्बीवोर, herbivores हैं, खाएंगे नहीं। एक तो पहले हर्बीवोर है, और अगर नहीं भी लिखा होता तो बेटा खाने की बात तो यहाँ हुई नहीं। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज। अच्छा, इस हैबिटेट में प्लांट पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, प्लांट कहाँ से आ गई? और अगर हम बात कर रहे हो हर्बीवोर्स ने ग्रासी फील्ड, हम तो प्लांट पॉपुलेशन की बात ही नहीं कर रहे ना, तो हम हर्बीवोर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये नॉलेज मुझे इस ग्राफ को देख के नहीं पता चल रही। तो आंसर बचता है क्या मेरे पास? वैसे भी डी ही बचता है ऑप्शन, तो आंसर तो डी ही है, पर कैसे है वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन बी, क्योंकि पॉपुलेशन बी की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है टाइम के साथ, तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया होगा ए वालों को, क्योंकि दोनों हर्बीवोर्स है ना, तो दोनों ग्रासेस खा रही हो सकती है। तो बी वाले ने ए वाले से ज़्यादा जल्दी ग्रास खा ली। ऐसा समझ लो कि एक लैंड है जहाँ पे टॉर्टोइस थे, ठीक है, और वहीं पे हमारे पास थे लेट्स से डियर। इंट्रोड्यूस करो, तुम देखोगे थोड़े टाइम के बाद टॉर्टोइस भूखे मर जाएंगे क्योंकि डियर सब खा जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल था बस, राइट। गैलोपेगस आइलैंड में ये देखा भी गया है, क्योंकि डियर जल्दी खाना खा सकते हैं ना, वो तो धीरे धीरे चल के जाएंगे। ओके, सो आंसर वुड बी डी। डन? Done, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। चलो लास्ट, स्टार्ट 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 स्टार्ट। थोड़ी सेकंड दूंगी, जिसको आता है वो कर लेगा। स्टॉप, जिसको आता है वही कर सकता है। हाँ दिवेश दैट्स करेक्ट, अनीश करेक्ट, साहिल करेक्ट। ओके, तो साहिल दिवेश अनीश आगे पढ़ रहे थे इसलिए उनको इसका फॉर्मूला पता था। गुड। चलो, जिनको नहीं पता था उनको बता दें। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी का यही मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक जगह पर कितनी पॉपुलेशन, कितने इंडिविजुअल रहते हैं। 100 लड़कियां रहती है तो वो 100 गर्ल्स की पॉपुलेशन है। 100 कैट्स रहती है तो 100 कैट्स की पॉपुलेशन है, राइट। उसी को पॉपुलेशन की डेंसिटी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन पे, डेंसिटी पे कौन इफेक्ट करता है? पॉजिटिव का मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो इंक्रीज कर रहा है एन की वैल्यू को, उसे पॉजिटिव बोलूंगी, और जो डिक्रीज कर रहा है मैं उसको नेगेटिव बोलूंगी, है ना। इतना तो हम करते ही हैं। तो देखो,
ओके, सबसे पहले नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। क्योंकि मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ इसलिए मैं बर्थ नहीं बोलूंगी, मैं बर्थ रेट बोलूंगी, तो ये गलती से भी गलत मत कराना, ठीक है? तो बर्थ रेट, तो नेटेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। एन से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि एन से हम पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? कैपिटल बी मतलब बर्थ रेट। तो अगर एक पॉपुलेशन है यहाँ पर और यहाँ पर रहती है हमारी लेट्स से 100 डॉग्स, और वहाँ पे और डॉग्स का जन्म होगा, तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज ना, तो इसलिए यहाँ पे, हाँ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए एरो डेंसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं। ये इतने ध्यान से क्यों बता रही हूँ? ये लेबल करने के लिए शायद आया हुआ है और आ भी सकता है। ओके नाउ, अच्छा इंक्रीज हो रही है। अब बोलो कि ये पड़ोसी वाले मोहल्ले के जो कुछ डॉग्स थे वो ऐसे लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पर आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स से और कम से कम 50 डॉग, चल लेट्स से 40 डॉग्स आ गए। तो अब ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो ए एरिया की पॉपुलेशन है, इंक्रीज हो गया डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, आना, इमिग्रेशन, बाहर से कोई आ गया, ठीक है? एनआरआई डॉग्स आ गए तो इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे और साइन रहेगा पॉजिटिव, और ये भी एरो सेंटर की तरफ जाएगा। याद रखना एरो किस डायरेक्शन में। अब अगर ये दो इंक्रीज करा रहे हो तो लेट्स से डिक्रीज कौन कराता है? अब जैसे पॉपुलेशन है डॉग्स की, कुछ पॉपुलेशन ऑफ डॉग मरेंगे भी तो ना टाइम के साथ, तो जब डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी, और क्योंकि ये होता है डेथ रेट तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी से। तो जब डेथ हो जाएगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हुए, तो मैं सिंबल यूज करूंगी नेगेटिव, और पॉपुलेशन से बाहर चले गए ना वो लोग, तो इसलिए हमारा एरो जो होता है वो डेंसिटी से ऑपोजिट जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब कुछ डॉग्स की पॉपुलेशन है जो यहाँ खुश नहीं थी, कहते बस बहुत हुआ, अपना एरिया छोड़ेंगे, दूसरे के एरिया में जाके एनआरआई की तरह रहेंगे। तो जो यहाँ से चले गए, बाहर चले गए ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ई माइग्रेशन। याद कैसे रखूंगी? ई से ई माइग्रेशन और ई से एग्जिट। तो जो एग्जिट कर गए उनके लिए भी नेगेटिव साइन, और वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं इसको एक साथ फॉर्मूला में लिख लूं? Yes, ma'am. अच्छा कहते हो तो लिख देते हैं लिख रखा है इसमें। सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी टाइम पे n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी एट टाइम t+1। मतलब कोई टाइम पे मैं नोटिस कर रही थी, आज मैंने देखा, आज से 20 दिनों के बाद जब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी देखूंगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या क्या चेंज आ सकता है उसे निकालने का फॉर्मूला है n+1, क्योंकि मैं यही ऑब्जर्व कर रही हूँ ना 20 दिन के बाद। तो 20 दिन से पहले जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसकी वैल्यू, और उसके बाद फॉर्मूला में याद रखना b और i क्या रिप्रेजेंट करते हैं? b फॉर बर्थ रेट, Birth rate. रेट और i फॉर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते थे? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. Increase. को एक साथ लिखूंगी, इनके नंबर को प्लस कर लो, और ये है डेथ रेट और ये इमिग्रेशन रेट, इसको भी एक साथ लिख के प्लस कर लो और आपस में इन्हें माइनस कर दो, है ना? आपस में जब इन्हें माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको, Yes, ma'am. है ना? ओके, तो हम पीछे आते हैं और इस क्वेश्चन पे अगर हम लगाते हैं तो मेरे से करवाना मेरे साथ तेरा क्वेश्चन। तो बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन ए बार्न, रैट्स को स्टडी कर रहा है वो। ही फाउंड दैट द एवरेज नेटेलिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूं? बी, बर्थ रेट, नेटेलिटी इज बर्थ रेट, दैट इज 250। एवरेज मोर्टेलिटी कितनी है? मैम 240. 240, 240. इमिग्रेशन 20. 20. और ई माइग्रेशन। 30, 30. फॉर्मूला कैसे लिखूं मैं? सिंपली and t+1, मैम पहले नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन को प्लस कर दो, फिर इसको मोर्टेलिटी हटा और दो, इमिग्रेशन। इसको हटा दो बेटा, सिर्फ यही वैल्यूज है ना, इसी से फॉर्मूला निकल जाएगा, इनको नहीं लिखना, ठीक है? ओके मैम, ओके, क्योंकि हमारे पास पहले की पॉपुलेशन नहीं है ना, इसलिए। तो बताओ अब मैं क्या करूं, किसको B ऐड करूं? plus I. b प्लस आई, दैट वुड बी 250 270. प्लस। यार बेसिक से बता दे क्या हो जाएगा तेरा, इसके बाद क्या लिखूं? M plus E. बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, m प्लस E. ई, क्या वैल्यू आएगी? 240 प्लस 240 30. प्लस 30, अच्छा, तो क्या वैल्यू लिखूं नीचे? 270 minus 270. 270. minus 270, 0, 270 माइनस 270. 270, 0,
तो आंसर वुड बी 0. B. हाँ, बायो में जो न्यूमेरिकल होते हैं सूखे होते हैं, आधे बच्चे डर जाते हैं बस। डन, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. ले लिया, Done, ma'am. बहुत बढ़िया। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज ये करके बताओ। 15 सेकेंड, जिसको पता है उसको 2 मिनट में आंसर हुआ चल जाएगा। 15 सेकेंड, चलो चलो जल्दी करो। कीस्टोन स्पीशी क्या होता है? कीस्टोन स्पीशी क्या होता है? स्टॉप। ओ नहीं पता था। कीस्टोन यार, की मतलब सबसे ऊपर वाली। A species which make up only a small population proportion of a total biomass of a community, yes, has a huge impact on the community organization and survival. एक जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कितनी चींटियां हो सकती है? तुम्हारी मर्जी का फॉरेस्ट है, लगा लो। कितने इंसेक्ट्स मिल जाएंगे? बोलो बोलो। अरे तुक्का तो मार ही सकते हो, क्या हो गया? 1000 to 2000. thousands. चलो 1000 to 2000। अच्छा, अगर मैं बोलूँ वहाँ पे डियर है, कितने लगा लूँ? 200. 200. 200 200 to 300। चलो बच्चे ना विंडो दे रहे हैं अच्छी। अच्छा, शेर कितने होते हैं? 5 or 6. मुश्किल से 5 और 6, राइट। ये सिर्फ अकेले शेर, तुम्हें पता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल में रखते हैं। तुम 5 और 6 शेर हटा दो, डियर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि डियर आगे खाते हैं ग्रासेस कि उनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन कर जाएगी। तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जिसमें मुश्किल से 5 से 6 शेर है, सबको एकदम सेट करके रखते हैं। ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशी। ऐसी स्पीशी जिसका नंबर कम है लेकिन उसका उस कम्युनिटी पे राज बहुत है और पूरी कम्युनिटी एक्चुअली उसकी वजह से सर्वाइव कर रही है, क्योंकि लैंड है टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं नीचे वालों पे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या बनेगा? A species which makes up only small proportion of total biomass of a community। पूरी कम्युनिटी का बायोमास ना, इसका अगर मैं वजन ही निकाल लूँ तो बहुत कम है। Yet has a huge impact on the community organization and survival। उसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशी। आंसर वुड बी 1। इसकी डेफिनेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। चलूँ आगे। दैट Yes, इज द ma'am. रीजन, दैट इज द रीजन इसको कहते हैं किंग और क्वीन ऑफ द जंगल। ऐसे थोड़ी कहते हैं, इन्हीं का राज होता है। ये वाला बताओ। स्टार्ट 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 स्टार्ट। 15 सेकेंड। ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है नहीं? चलो चलो, मुझे इन्वायरमेंटल भी कराना है भाई, टेस्ट में तो वही आ रहा है। ओके स्टॉप। अरे एक बच्चा, पार्टिसिपेशन की कमी क्यों है? हाँ 3 बच्चे 4 बच्चे, ओके। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दे दिया। पार्टिसिपेट किया करो, गलती कोई बात नहीं। ट्यूशन तो होती है गलत आंसर देने के लिए, स्कूल भी गलत आंसर देने के लिए होता है। सही आंसर एग्जाम में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पार्टिसिपेट किया करो, ऐसा होना नहीं है। तुम सो जाओगे, मैं सो जाऊंगी तो क्लास को लेगा यार। ओके, कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं आ रही आज? आज बढ़िया चल रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत बात है। आज अच्छे से कैसे चल रहा है? पंखे से प्रॉब्लम है क्या इसको, है? एक बार भी बफर नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज नहीं आ रही। बड़ा गलत है। क्या हाल है, ठीक है तू? मेरी फ्रेंड अभी ऐसे आँख खोल के उठी है। अरे मैंने आज पहली बार देखा किसी को आंखें खोल के सोता हुआ। आंखें खोल के सो रही थी ये। एक तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें आंखें खोल के सो रही है। थोड़ी देर तो मुझे शक हुआ, मैं सर पे खड़े होकर उसको देखा आराम से। मैं कहा अगर उठ गई तो डर जाएगी, ये क्या कर रही है। मैंने देखा, मैं कहा नहीं है तो डेड है ये। It was fun. Anyways, let's come. Possessed by a demon. Sahil, how dare you? She is a demon. She is Christian, so बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव था ये, बदतमीज। फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इंडियन पॉपुलेशन, देखो हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? देखो सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? मुझे ह्यूमन पॉपुलेशन बचानी है ना, तो वो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन मतलब
Planting of trees. कटिंग ऑफ ट्रीज? I'm planting of trees. कटिंग बोला था तूने, No, मैम I'm planting बोला था. कटिंग बोला था, ज्यादा ना बोल तू। मैम planting बोला था सच में. कटिंग बोला था, कटिंग बोला था ना इसने। Yes, मैम. देखो बेटा, गद्दार घर में ही है। मैम planting बोला था. देख रहे हो, गद्दार घर में ही है, बाहर के वालों की जरूरत नहीं है। प्लांटिंग ऑफ ट्री होता है एफॉरेस्टेशन, स्टूपिड। ठीक है, पेड़ लगाओ, ज्यादा पेड़ लगाओगे तो इंसान कैसे बचेंगे? Oxygen. अच्छा पेड़ amount of ऑक्सीजन oxygen. दे। हाँ, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर दो। वैसे ऑप्शन तो ये भी अच्छा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ तो इंसान बच जाएंगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे खत्म कर दो? ऐसे उड़ा थोड़ी देंगे सबको। तो अगर कोई ऑप्शन ना होता तो ये भी अच्छा ऑप्शन था, लेकिन इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग ट्राइबल लोगों को भी बचाओ और वाइल्ड लाइफ को भी बचाओ, तो इससे ह्यूमन भी बचेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है जब सब जिंदा रहते हैं, राइट? तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और देखो डी ऑप्शन क्या है, कहता है बोथ 1 और 3 को ले लो, तो 1 और 3 अच्छे ऑप्शन है, इसलिए मैं 4th के साथ जाऊंगी। आंसर वुड बी 4। अब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा ज़्यादा किसमें सेंस बन रहा है। ओके, यो मैम। Yes, ma'am. चल भाई लास्ट क्वेश्चन करो। यो मैम. स्टार्ट। एजर्शन रीजन है, गलत करने वालों को पीटा जाएगा। ध्यान से सोचिएगा, स्टार्ट है, 30 सेकेंड। पहले एजर्शन की स्टेटमेंट देखो सही है या गलत, कॉपी में करो, फिर रीजन की स्टेटमेंट देखो सही है या गलत, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप देखो। वेरी गुड अनीश, शाबाश, खुश किया तुमने। तो तुम्हें देती हूँ अपने सोने की माला, मेरे पास भी नहीं। वेरी गुड आंचल। किरणा, तुम्हें किरण की जरूरत है, ध्यान से सोचो। साहिल गुड। दिवेश, आर यू किडिंग मी? कृतिका गुड। दिवेश कौन है? दिवेश हेमराज गुड। तनिषा, तुम तो पिटोगी। दिव्या गुड। दिव्या, अरे रिया गुड। स्टॉप, 30 सेकंड बोल के 1 मिनट ले लेते हैं। गुरप्रीत सी, ओके। Assertion है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं भाई? बड़ी बेइज्जती होगी जो तुमने ये आंसर गलत दिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? अरे अरे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं बताया ही मैंने, गोला बना के। ट्रॉपिक्स पे होते हैं। यार इसमें यह मुश्किल था, तुम कमाल हो। अरे oh god, I'm so funny. Sometimes I make myself laugh. ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स में ही होते हैं, इसमें कौन सी साइंस थी? तो ट्रॉपिक कहाँ होता है? अब स्मार्ट नहीं बनना, पिटोगे। इक्वेटर के पास पास जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, राइट? सनलाइट बढ़िया आती है यहाँ पे। यो मैम। यस मैम। फिर उसके ऊपर कौन सा रीजन होता है? पोलर रीजन। टेम्परेट। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है? ओए मैम टॉप केमिस्ट्री वाला फिजिक्स से बाहर पोलर। है। मैम टॉप जो है वो पोलर। नहीं नहीं, इसने गलत बोला है ना, गलत बोला था ना इसने। अच्छा, बेका हो गया तुम में। देखो बेटा, तुम्हारी टाइम में ना इसने साथ नहीं दिया, नीच के टाइम पे साथ देगी, उसको ज्यादा अच्छा दोस्त समझते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया से फॉरेस्ट जा रहे हैं, यस मैम। कटिंग हो रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल इंडिया से हो रही है, तो ये एजर्शन तो सही है। नो वैल्यू इज अटैच टू दीज फॉरेस्ट बिकॉज दीज आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। बेटा इंडिया की बात हो रही है, और वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत अच्छे से हीट आ रही है, पानी है, मस्त चल रहा है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी? नो मैम। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। तो एक पॉइंट यहाँ से ये भी पता चला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो कहीं लिख लो, कोई भी फॉरेस्ट आ जाए तो याद रखना ये है मैक्सिमम वाले, ठीक है? तो ये तो रीजन गलत है, तो जब एजर्शन सही है रीजन गलत है तो क्या आंसर हुआ? मैम assertion is correct. सी। Reason false. यस, सी। चलो आगे। यस मैम। यो मैम. अब खत्म होगी ये वाली स्लाइड, लास्ट है। चलो 30 सेकेंड, जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी 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 30 सेकंड दूंगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। गुड आंचल, वेरी गुड दिवेश, बैक ऑन ट्रैक। What about Meenakshi? What about Anjali? What about Jaskirat? What about Muddul? What about Pratibha? Sanjana, Simran, Sonakshi, Tanisha? P. Okay. Good. समझ गए तुम लोग। चलो भाई चुप हो जाओ, मैं बोलूँगी अब। अच्छा, जाते जाते गलत जवाब दे के जाएगी कृतिका। बोल रही चुप हो जा, नहीं गलत बताऊंगी। स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीड नेचुरल पॉपुलेशन विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सर्च ग्रुप्स। स्पीशी मुनि को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली। इज इट करेक्ट? Yes, अलग ma'am. ग्रुप Yes, दूसरी ma'am. स्पीशीज से अलग होते हैं वो तो एजर्शन तो भैया सही है। और जो रीजन पे आते हैं, डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में बाहर से अलग अलग देखने के फीचर मिलते हैं आपको इन किसी भी स्पीशी में बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे भी सोचूं तो मॉर्फोलॉजिकली अगर मैं उनको देखूं तो उनके फीचर्स अलग अलग है, राइट? तो उनके फीचर्स अलग अलग है, इसलिए कोई डॉग कैट के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली वो फिट ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या ये पॉइंट करेक्ट है? रीजन करेक्ट है भाई, करेक्ट है। Yes, ma'am. करेक्ट है, राइट? लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि इंटरब्रीडिंग स्पीशी जो होती है वो इंटरब्रीड कर सकती है नेचुरल पॉपुलेशन और दूसरे ग्रुप से अलग रहती है आराम से, ठीक है? दूसरे पॉइंट में वो उनकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है कि वो एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट दिख रही है क्योंकि रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड है, उनके फिजिकल फीचर रिप्रोडक्टिवली उनको आइसोलेट करते हैं दूसरों से, राइट? तो अगर मैं पूछूं क्या एजर्शन का करेक्ट रीजन है ये? No, ma'am. No, ma'am. ओ मैम। नहीं, वो इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक तरफ वो फीचर की बात कर रहा है, एक तरफ वो उसकी नेचर की बात कर रहा है, तो डिफरेंट चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। मुबारक हो आपको, शाबाश। आपने नीट और एम्स दोनों के क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप पहले तो ये सोच सकते हैं भगवान अगला चैप्टर भी मैडम आज ही बोलेंगी। अरे थोड़ा छुट्टी सा मैम। कराऊंगे, टेंशन। चुप है, बैठ जा चुप करके। छुट्टी? अच्छा है, केमिस्ट्री की तुझे 2 क्लास लगाने में दिक्कत नहीं, मेरे को छुट्टी चाहिए 1 घंटे में। भाग यहाँ से। मैम अभी आधा घंटा है। बताओ आधा घंटा? जा तू, जा जा तू स्नो बॉल से के साथ खेल। स्नो कैसी है? तुमने कभी स्नो दिखाई नहीं, लेकिन अब ये स्नो लड़का है या लड़की? जेंडर न्यूट्रल, जेन जी है जेंडर वो। न्यूट्रल? तुम्हारी बिल्ली जेंडर न्यूट्रल है? मैम कंफ्यूज। बेटा बिल्ली को उठा, कुछ चेक करके बता। स्नो स्नोबेल तो बिल्ले का नाम होता है। बिल्ला है बिल्ली? सॉरी सॉरी मेरे को लगा आपकी बात कर रहे हैं। बिल्ला है या बिल्ली? शी इज अ कैट। शी इज ए कैट। तुमने स्टुअर्ट लिटिल नहीं देखी पिक्चर? नो मैम। हाँ, तभी अपनी बिल्ली के साथ कभी बैठ के मत देखना, पंजा मार देगी। स्नोबॉल तो लड़के बिल्ले का नाम होता है, बिल्ली का थोड़ी। नाम खराब कर दिया बेचारी का, छोड़ो। अब सुन लो, जिनके पास बुक्स है, बुक्स, अरे तुम्हें हार्ड कॉपी मिल गई बुक्स की? अभी सबके पास सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी मतलब जिस किताब को तुम छू सकते हो, ऐसी वाली बुक। और सॉफ्ट कॉपी मतलब जो तुम्हें इंटरनेट पे है। तो अभी तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है बुक्स की? क्वेश्चन प्रैक्टिस की मिली है तुम्हें? Yes, ma'am. यस मैम। खुद से खरीदी है या अवंती वालों से मिली है? खुद से खरीदी है। खुद से खरीदी, अवंती वालों की अभी नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी सबके पास है? Yes, ma'am. डिजिटल वाली है ना? तो याद रखना 2010 के बाद के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? 2009 के नहीं लगाने हैं, 2025 के नहीं लगाने हैं, और 1994 के तो कतई नहीं लगाने हैं, ठीक है? 2010 के बाद से लेकर 2022 तक के अब तुम क्वेश्चन लगा सकते हो। कौन से चैप्टर के? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम। 2 चैप्टर्स का क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लगा लेना और उसे खत्म कर देना, ओके?
अब हम करने वाले हैं क्या, इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और 2022 में पता है इससे कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। कितने मार्क्स का हो गया पेपर? 12 12 नंबर का पेपर आया था इस अकेले चैप्टर से। केस स्टडी से पेपर आया था, इतना सोखा। तो जिसने हल्के में लिया होगा वो उसको पेपर ने हल्के में ले लिया होगा। मैम आज की सारी स्लाइड बता दो एक बार प्लीज। मैं समझी नहीं तेरा क्वेश्चन, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करी। बट मैम जैसे इस बार का पेपर अनएक्सपेक्टेड सा था तो डाउट रहता है कि फिर से वैसा ही आया तो रह जाता। अच्छा, अरे यार तो डाउट में क्या, इतनी सी जिंदगी है तेरी, है 24 घंटे खत्म हो जाते हैं दिन के, डाउट के साथ जी रहा है। तो तू अपनी तैयारी करके जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना ले साहिल। अगर पेपर मैं अजीब आएगा तो तब सबके तब लिए। बोल रहा था मैं कि लाइक 2010 के पीछे भी क्वेश्चन लगा लेना चाहिए वैसे। 2010 के पीछे क्वेश्चन मत लगा, क्योंकि 2010 के पीछे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो अब वैल्यू नहीं किए जाते। किसी ज़माने में ओजोन को बहुत वैल्यू किया जाता था, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। तो तुम लगा लो, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन उससे फिर यही है कि उसमें टाइम लगाएगा 2000 से पीछे जाने में, फिर उन टॉपिक को कवर करेगा। उससे बेहतर फिक्स कर ले 2010 से 22 तक, बहुत क्वेश्चन है, कम नहीं है। इतने क्वेश्चन लगा लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो लगाएगा ना। तो वहाँ टाइम यूटिलाइज कर। हमें लगता है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है 3-4 क्वेश्चन करने से, बट यू डोंट रियलाइज उसमें आधे से पौना घंटा चला जाता है। तो वो तो कहीं और लगा सकता था ना। तो इसको एक तरह से स्मार्ट स्टडी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना 2010 से 2022 तक के लगाओ। कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, हर साल आएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो मुझसे भी नहीं सॉल्व होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होगा जो मुझसे भी नहीं होगा, पर मुझे करना भी नहीं है। हमें जितने क्वेश्चंस क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हमें उस पर ध्यान देना है, सारा पेपर थोड़ी करना है। तो वो क्वेश्चन तुझे छोड़ने हैं, समझ आई? तो छोड़ने वाले क्वेश्चन की तैयारी मत कर, ओके? जैसे अर्थ फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, हम लोग छोड़ के जाते हैं वो टॉपिक। अब सबको अर्थ फॉर्म पे क्वेश्चन आया, भाई एक ही तो क्वेश्चन था। 4 नंबर के पीछे कितना फालतू का पढ़ोगे ना, उससे तो बेहतर था बाकी पेपर प्रिपेयर कर लेते, राइट? बोल डन ले मैम, राइट। काय का डन? आंचल क्या बोल रही हो तुम, गॉट एक इट बार मैं मैम। समझ। ओके आंचल, इसके बाद मैं तुम्हें जैसे क्लास खत्म होगी ना तुझे दिखा दूंगी स्लाइड्स, ठीक है? मैम मैंने भी देखनी है। बेटा तू आंखें खोल लियो, मैंने कौन सी पकड़ ली तेरी आंखें? तू भी देख लियो slide। ओके मैम। क्या यार, ऐसी बातें करते हैं फिर। इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट के क्या इशू है ना? इसको पढ़ेंगे। पढ़ते ही क्वेश्चन आ गया, बताओ, पढ़ने भी नहीं देते पहले ही। चलो भाई लगाओ भाई, 2 क्वेश्चन एक साथ है। 1 मिनट देती हूँ मैं तुम्हें, स्टार्ट। अरे 1 सेकंड, किसका आंसर लिख रहे हो? 2 क्वेश्चन है, 1 एंड 2। वरना लायको 1 एंड 2 करके लिखो। ओके ओके, कृतिका अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कृतिका एक सही है, एक गलत है। कोई बात नहीं, 1 मिनट का समय दिया जाता है आप लोगों को। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। बेटा क्यों तो ऑप्शन में ही नहीं था, क्या लिख रहा है ये? वने वने टूरी, अच्छा। एक आंसर सही है, एक गलत है, ये तुमने डिसाइड कर रखा है? खेलेंगे अब। यार तो मजा आ गया, एक बार भी क्वेश्चन तो बच्चे तो पागल हो जाते हैं। गुड गुड, पार्टिसिपेट तो करो। जसकीरत, अरे जसकीरत, नाइस। जसकीरत तुम कहाँ से हो? ओके स्टॉप। जसकीरत, अरे क्या तुम हो? उड़ना से पंजाबी, नाइस, बढ़िया। अच्छा लगा तुमसे मिलके। ज़्यादा बोला करो क्लास में, रोज़ अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द, बस करो भैया बस करो, पागल हो गए हो क्या? मुझे भी बोलने दो। ओके ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना? तो कि सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट को अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, ये फॉन्ट विजिबल है सबको, रेड कलर? यो मैम। ठीक है, फिर मैं बदल देती हूँ।
पॉल्यूटेंट क्या होते हैं वैसे? मैम जिनसे पॉल्यूशन फैलता है। इनसे पॉल्यूशन होता है भैया, गंदगी फैलाते हैं। पॉल्यूशन होता है क्या है? अनडिजायरेबल चेंज हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, पानी बढ़िया था, पानी में कुछ अनडिजायरेबल चीजें आ गई जिसको पानी में नहीं होना चाहिए था, तो पानी को उसने गंदा कर दिया। तो पानी गंदा कर दिया, वो पॉल्यूशन हुआ। और वो जो चीज आई जिसने पानी को गंदा किया वो पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट वो होता है जो अनडिजायरेबल चेंज को कॉज कर रहा है। पॉल्यूटेंट दो टाइप के, जो पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी को मैं क्यों ऐसे लिखती हूँ 1 डिग्री, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं ऐसे लिखूंगी, तुम पूरा लिखो। एक होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है? जो भी उसका सोर्स है। ठीक है, जो भी उसका सोर्स है, जैसे कि मैं लेट से मैं कहती हूँ कि उसका सोर्स है ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये हम बाइक बना देते हैं, बन ली बाइक आज तो। ठीक है, ये हमारी है। अरे मैं गाड़ी भी तो बना सकती थी। देखो गाड़ी बनाते हैं, एक सेकेंड ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाड़ी बनानी आनी चाहिए। ओके, तो गाड़ी से जो एग्जॉस्ट निकली उसके अंदर बहुत अच्छे से था क्या पड़ा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो सोर्स था उससे डायरेक्टली जो गैस निकली है ये पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो गैस निकली है वो एनवायरनमेंट में जाके पॉल्यूशन कर रही है। तो जो सोर्स से डायरेक्टली निकल के पॉल्यूशन करती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, सो डायरेक्टली सोर्स से निकलेगी, डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, तो ये वो पॉल्यूटेंट है जो सोर्स से डायरेक्टली निकलते हैं एंड कॉज पॉल्यूशन। ओके, क्लियर हुआ? यो मैम। इस पे क्वेश्चन आते हैं, नीट वालों को टॉपिक बहुत पसंद है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है बेटा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो निकल गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो अपने सोर्स से निकल रहे हैं वो आपस में भी दोस्ती कर लेते हैं। कहते हैं तू भी पागल मैं भी पागल, आओ बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, है ना? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो निकला है नेचर में जाके आपस में दोस्ती कर रहे हैं, आपस में दोस्ती करके तूफान मचा रहे हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो CO2 गैस जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुने? यो मैम। है, रेफ्रिजरेटर से निकलता, तो ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, अकेले ही वो कर देते हैं नुकसान, इनको हम कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी कौन से है? PAN, पैन, दैट इज पेरोक्साइल नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड। O3 इज ओजोन। ओजोन जो होती है वो पैन के साथ दोस्ती कर लेती है, हिम्मत देखो इसकी, ओजोन और पैन आपस में दोस्ती करके फोटोकेमिकल स्मोक बना रहे हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक बनती कैसे, ये क्वेश्चन बनता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ सकता है। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? डन मैम। डन मैम। वाह, Done, ma'am. मैं खुद लिखना डन नहीं हुई, इनका डन हो गया। आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? क्या आंसर लिखूं? मैम डी। डी। ओजोन। E for dog, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल जो वापस से हील हो सकता है अगर हम उसको नेचर पे उसके हाल पे छोड़ दें। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल जो अगर मैं उसको उसके हाल पे छोड़ दूं तो नेचर में दोबारा से हील हो जाएगा, उसको कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर मैं उसको उसके हाल पे ना छोड़ूं, इंटरफेयर मतलब मैंने कोई पॉल्यूशन करा है और अब मैं मतलब मैंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया है, अब वो कभी भी दोबारा से रिप्लेनिश नहीं हो सकता नेचर में, तो मैं उसको बोलूंगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये होते हैं नेचर में कि कोई मैंने चीज़ नेचर से लेके यूज़ करी है, अब वो ख़त्म हो गई है, दोबारा से नहीं आएगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल उसको कहेंगे जो हमने नेचर से लिया, यूज़ कर लिया, कभी दोबारा जनरेट नहीं होगी। रिन्यूएबल वो है जो नेचर से ले लिया, अगर मैंने छोड़ दिया तो नेचर दोबारा से उसे बना देगी मेरे लिए। ठीक है, इतना पता चला? यो मैम। यो मैम। रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को तुम थोड़ा तंग करो, पेड़ वेड़ काट दो, लेकिन उसको छोड़ दो, फॉरेस्ट खुद से हील कर जाएगा, वो अपने आप से अपने आप को हील कर सकता है, बस उसे अकेला छोड़ दो। पेट्रोलियम हम निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लगते हैं, कोल को बनने में हजारों साल लगते हैं, मिनरल्स भी लिमिटेड है, तो सिर्फ फॉरेस्ट है जो दोबारा से रिन्यू हो सकता है नेचर में, राइट? सो आंसर वुड बी डी। गॉट इट? यो मैम। बहुत बढ़िया। आइए अब आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कराते हैं, रुकिए एक जगह, बिल्कुल भी नहीं आई। एसिड रेन। एसिड रेन पे वैसे 10th में ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, पर तुम्हें पता होना चाहिए एक बार एसिड रेन होती क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें पीछे पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है? कल बताओगे? कल आऊँ?
अबे एसिड रेन क्या होती है? जिसमें रेन से एसिड निकलता है। चल एटलीस्ट उसने कुछ बोला तो सही। जिसमें रेन से एसिड निकलता है, बारिश में से एसिड से बाहर निकल के आता है। रॉबर्ट ऑगस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था 1874 में, ठीक है। एसिड रेन होती है रेन वाटर जो फॉल हो रहा है उसका जो पीएच है लेस देन 5 है। पीएच स्केल एक बार मैंने तुम्हें समझाया था, दोबारा समझाऊंगी नहीं। कहते कि तुम बोल दोगे तो मैं समझा दूंगी, दिल तो मेरा बहुत ही मासूम है। पीएच 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। जो बारिश का पानी होता है वो कभी न्यूट्रल नहीं होता। 2 और ये तुम कह सकते हो 6 के बीच में होता है, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट एसिडिक होता है जो ज़्यादा नुकसान नहीं देता, ठीक है। तो बिल्कुल न्यूट्रल तो नहीं होता। लेकिन अगर पीएच 5 से नीचे चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसको कहते हैं हम एसिड रेन, जब पीएच इतना हो पानी का। तो एसिड रेन होती क्यों है? जो भी ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट जाती है, जो भी पॉल्यूशन फैक्ट्री से जाता है, उसमें 2 गैसेज है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। एक है हमारे पास SO2 और दूसरी है हमारे पास NO, ठीक है। सो SO2 क्या करती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के धुएं में चली गई SO2, पता होनी चाहिए बात, ठीक है। SO2 इन्वायरमेंट में गई, वहां पे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी घूमती फिरती, ऑक्सीजन से वो कर लेती है दोस्ती, बन जाता है SO3। SO3 से प्रॉब्लम नहीं है, पर SO3 को ना पानी बहुत पसंद है, इसे प्यास बहुत लगती है। इसने पानी से दोस्ती कर लेनी है और बना देना है H2SO4। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि H2SO4 होता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए ना तो जरा चोटें लगा देता है, जला देता है, राइट। तो ये हो गई एसिड रेन। तो एक तो सल्फर रिस्पॉन्सिबल हो गया, दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या करता है, इनको सबको ऑक्सीजन पसंद है, ये जाके ऑक्सीजन के साथ भैया बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्यास इसे भी बहुत लगती है, पानी इसने भी पी लिया। और पानी पीने के बाद ना पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाते हैं ये। HNO3। HNO3 कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है ना। अब नाइट्रिक एसिड जो है वो भी एसिड ही है ना, तो ये ना पानी के साथ फिर नीचे बरसते हैं, और ऐसे नीचे बरसते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। स्किन विन जला देते हैं, ताजमहल को काला कर रहे हैं, है ना, ऑर्नामेंट सब खराब कर देते हैं, राइट। तो इनसे प्रॉब्लम है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, पीएच कैसा हो सकता है। हद हो जाएगी अगर वो पूछ ली कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था। क्लियर? केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो। लो फिर। ले लिया मैम। Then अच्छा अच्छा अच्छा, चल बता फिर आंसर क्या होगा। 10 सेकंड दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत हुआ, शर्म नहीं आती तुम्हें इतने कम आंसर देते हुए। ये तरुण एक्स बेटा एक्स कहाँ है ऑप्शन में? या तुम अपने ऑप्शन जनरेट करना बंद कर दो प्लीज यार, ऐसे मत किया करो। हाँ शाबाश। सो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक concentration ऑफ SO2 and NO2। इसी की तो बात हुई है बाबलो, गजनी के भाई बहनों, समझ आई? यस मैम। यस मैम। खुश रहे हो। सी आंसर होगा इसका, नमूने कहीं के। गलत कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, बताओ। आओ भाई, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पढ़ा के जाऊंगी ताकि आते कल क्वेश्चन करा के फ्री हो जाऊँ। ये तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है बाय द वे, और इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर आए। डिफिकल्ट पेपर रहे, बहुत डिफिकल्ट। स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं? ये यूज होते हैं मोस्टली चिमनियों में लगाने के लिए यूज होते हैं, ताकि एग्जॉस्ट जो बाहर निकल रहे हैं ना धुआं, काले से रंग का धुआं, उसको जितना फिल्टर कर सके उसके लिए, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक जो सल्फर होता है वो उसमें बहुत ज्यादा होता है, ये डर्टी गैसेज में, ठीक है। तो जो स्पेशली ये पावर प्लांट्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगता है उनकी चिमनी के अंदर, ठीक है। स्क्रबर भी फैक्ट्रीज में यूज होता है। तो चिमनी से जो गैस निकलने वाली है ना, वो एक मशीन से होके निकलेगी। एक का नाम है स्क्रबर और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये जो गैस निकलेगी उसमें पॉल्यूशन लेवल कम होगा, ठीक है। कम होगा, कंप्लीटली क्लीन नहीं हो सकती, लेकिन कम होगा। अभी तक तो कंप्लीटली क्लीन होने का प्रोसेस नहीं है। तो उन दो चीजें जो हेल्प करती है इनको क्लीन करने में, गैस को थोड़ा साफ करने में, और लाइट चली गई, उन्हें कहते हैं हम स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। पढ़ा दूं ये फिर? yo मैम। यस मैम। ओके yo ma'am। ओके। सो देखो स्क्रबर दिख रहा है, इसी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बात है। देखो स्क्रबर में क्या होता है, डर्टी एयर को यहाँ से डालो, सल्फर रिच चाहिए एयर, ठीक है।
ऐसा नहीं है यार, और गैसेस फिल्टर नहीं होती है, जस्ट दैट क्योंकि सल्फर स्पेसिफिकली मेंशन है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो एस से स्क्रबर और एस से सल्फर याद रख लेना, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड होते हैं जनरली। तो सल्फर गैस डर्टी एयर है जो, वो हमने इस कंटेनर में डाल दी और इस कंटेनर को हम स्क्रबर कहते हैं। लाइट आ गई, कैमरा ऑन किया जाएगा, तो इसको हम स्क्रबर कहते हैं। ओके, डर्टी एयर डाल दी, अब एयर है ना तो उड़ेगी, तो हम कहते हैं इस एयर को धो डालो, है ना। तुम गंदे हो क्या, तो मम्मी पकड़ के धो देती थी ना बचपन में, वैसे इसको धो डालो। धोना किससे हमने इसको, या तो ठंडा ठंडा पानी डाल दो या फिर इसमें लाइम स्प्रे डाल दो, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन में डालने की जरूरत नहीं है, बस लाइम स्प्रे डाल दो या फिर ठंडा पानी डाल दो। उससे क्या होती है कि ये जो हार्मफुल गैसेज है ना वो नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल इस तरीके से नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे इन्होंने पार्टिकुलेट मैटर भी लिखा है कि यहाँ पर आके वो सस्पेंड हो जाएंगे नीचे, और बाकी की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। देखो पूरी तरीके से क्लीन नहीं है पर काफ़ी हद तक क्लीन है। तो इसको हम कहते हैं स्क्रबर। स्क्रबर में यूज़ किया हुआ है वाटर एंड लाइम्स पे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो तुम ऐसा तो देख नहीं पाओगे नेकेड आई से, लेकिन जब तुम इनहेल करोगे ना तो लंग्स में जाके फंस जाते हैं और प्रॉब्लम कॉज करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्क्रबर, याद रखना। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। प्रेसिपिटेट करना है हमें किसी चीज़ को, किसको, डर्टी पार्टिकल को ही प्रेसिपिटेट करेंगे, नीचे बिठा देंगे। वही होता है ना प्रेसिपिटेशन, ऐसे टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है कुछ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करेंगे। ओके, इतनी सी बात है। तो हमने क्या करना है, हमने वायर ले लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, सिंपल से समझो। एक वायर ली और इसके अंदर क्या किया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, हद से ज़्यादा। कितने वोल्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब किसी वायर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, वो बौखला जाती है, वो बौखला जाती है। और क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक वायर ली, उसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट दिया कि वो बौखला गई और उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए। हमें इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालने थे, क्यों? अब देखो हम क्या करेंगे। ये दिख रहे हैं तुमको नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, तो ये वायर है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक सिंबल। नेगेटिवली चार्ज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, ये मीडियम था। अब मैंने क्या किया, इसमें डर्टी एयर डाल दी। जब मैंने डर्टी एयर डाली तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल पहले तो अनचार्ज थे, लेकिन जैसे ही वो इस सिस्टम से आगे निकलेंगे, इन वायर को क्रॉस करेंगे, उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है जो इधर साइड है, ठीक है। ध्यान से देखना इस पिक्चर को। अरे अरे अरे, ओके। तो पहले वाले में कुछ नहीं था, पर अब इन वाले डस्ट पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है। अभी किसके थ्रू पास होंगी, आगे जब ये डस्ट पार्टिकल जा रहे होंगे, मतलब एयर फ्लो कर रही होगी, तो वहां पर एक लगा होगा कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड। एक ग्राउंडेड से कलेक्शन प्लेट होगी जिसपे होगा पॉजिटिव चार्ज। एनसीईआरटी लिखती नहीं है पर यही बनता है। तो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डस्ट के आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, क्या होगा इनके साथ? Bond बना दो। अरे गले लग इकट्ठे जाएंगे। होके नीचे जाएंगे। हाँ गले लग जाएंगे, सारे डस्ट पार्टिकल इसके गले लग जाएंगे। अरे भाई भाई भाई, तो जब गले लग गए तो इसे मैं कहूँगी प्रेसिपिटेट हो गए। यहाँ प्रेसिपिटेट हो गए, लेकिन एयर थोड़ी रुकेगी क्योंकि तुम भाई भाई हो, मुझे तो जाने दो। ये एयर बाहर निकल गई, इसको देखो कॉन्फिडेंटली क्लीन एयर बोल रहे हैं, लेकिन गंदी अभी भी है ये थोड़ी। तो क्लीन एयर बाहर निकल गई, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, प्रिटेटर। समझ आई? Yes, यो ma'am. यो मैम ये डिस्चार्ज कोरोना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज जो हुए हैं ना, वो एक तरह का उसके आसपास ऑरा बना देते हैं। ये इतना एरिया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखेंगे, मतलब दिखेंगे नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इस पूरे एरिया को मैंने बोल दिया चार्ज्ड कोरोना। ऐसे घबरा नहीं जाना हो क्या आ गया ये। डन? जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? यो यो जी मैम ये भी No, लिख लिया? ma'am, 1 second. ओके ओके, लिख ली। Done, ma'am. यहाँ ले लिया, ये हो गया ना? चलो आगे। Done, ma'am. ओके, क्वेश्चन करना ये। गुड आंसर, गुड सिमरन, करो करो जल्दी। गुड साहिल, गुड हेमराज, गुड राब्या, बहुत बढ़िया अंशुल धीमान, रेणुका गुड, करेक्ट।
So answer would be very good, Pallavi, Sanya. Okay, stop. A scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant remove gases like sulfur dioxide. मैंने कहा था ना सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ट्राई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड ले लो ना, तो यही तो बताया था यहाँ पे, स्पेशली सल्फर मेंशन किया था, राइट? सो आंसर इज करेक्ट, यही आंसर होगा। अब तुमने बाकी क्यों नहीं होगा मैम? अभी हम जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे ना, ये प्रेसिपिटेटर्स पढ़ोगे, तो तुमको वहाँ पे इन माइक्रोमीटर के बारे में, पार्टिकुलर मैटर के बारे में एक लाइन लिखी हुई दिखेगी, एक बार उसे रीड करना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगी, ठीक है? आंसर वुड बी ए। चलो आगे। यो यो मैम। Yo-yo. ऑलराइट, अब देखो, जब ह्यूमन ने मतलब समझ लो इवोल्यूशन में ह्यूमन आ चुके हैं, अब धरती पे बढ़िया से मस्त एकदम रह रहे हैं, तो जब इनिशियल टाइम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर तुम्हें थोड़ी भी याद हो, तो उस टाइम पे पानी होता था, साफ पानी पीने के लिए? ये ब्लैक एंड वाइट के टाइम की बात है। पानी होगा इन्वायरमेंट में, धरती पे, इंडिया नहीं सोच लो, होगा पानी, बहुत बढ़िया है। तो पानी होगा वहाँ पे एयर भी होगी ना आसपास, हवाएं चलती होंगी। Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। शोर वोर होगा, यो यो मैम। Yo-yo, शोर तो होगा, एयर भी होगी, शोर भी होगा, और इन सबको, पानी, हवा, सबको हम बोलते क्या है वैसे जनरली? एक साथ हम इन सबको बोलते हैं एनवायरनमेंट, ये कहते हैं ना एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की चीजें, यस है ना? मैम। तो सबसे पहले मैं कह सकती हूँ कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज होगी वो पानी होगी। पानी आया तभी जिंदगी आई, राइट? यस मैम। तो यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हैं, 1974, 81, 87, 86, ठीक है? तो सबसे पहले पानी आया, तो इसको हम कहते हैं 1974 में आया था हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एक्ट। पूरी लाइन देख लेना एनसीईआरटी से, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट करके है, तो वो आया था 1974 में। डेट इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन बनता है, आया भी हुआ है। तो सबसे पहले क्योंकि पानी आया, तो सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया। क्लियर? यो यो मैम। yo-yo, ma'am. जब पानी आया तो लोगों ने पानी में कूद के तैरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जब उन्होंने तैरना स्टार्ट कर दिया, बोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, शोर कर दी, मतलब आई टेक माई वर्ड्स बैक, भूलो। पहले वाटर आया, उसके बाद पानी आ गया, तो हवाएं भी तो चलेगी ना, तो मस्त हवाएं चल रही थी एकदम। तो जब हवाएं चल रही थी, तो नेक्स्ट एक्ट जो आएगा वो आएगा हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है? मुझे इसकी लैंग्वेज याद नहीं आ रही, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, वो आया 1981 में। डन? डन मैम। तो पहले पानी आया, फिर हवा आई, पानी और हवा आ गई, तो पानी और हवा को हम कोलैबोरेटेड क्या बोलते हैं? जहाँ पानी है वो हवा है मेरे आसपास, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? इन्वायरमेंट बोल सकती हूँ। Yo-yo. यो यो मैम। तो इसलिए आया मेरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन से ईयर में? इन 1986, इन दोनों के बीच में। कहाँ पे आया? 1986, ठीक है? लेकिन पानी भी है, हवा भी है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट भी है, तो अब थोड़ा शोर मचाते हैं। लोगों ने पानी में कूद के शोर मचाना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ गाने गा गू के एयर में पॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो एयर पॉल्यूशन के अंदर नॉइज इज कंसीडर एज ए एयर पॉल्यूशन, ये फीचर जो आया था वो 1987 में आया था। तो नॉइज एडेड एज एयर पॉल्यूशन इन व्हाट? इन 1987, ठीक है? यो यो मैम। तो याद रखना, पहले पानी, फिर हवा, पूरा इन्वायरमेंट, उसके बाद नॉइज को ऐड कर देना। 1974, 81, 86, 87, नीट का क्वेश्चन इसमें से बनता है। डन? यो यो मैम। डन मैम। एक क्वेश्चन करो और भाग जाओ। मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। आंसर क्या होगा? अरे हाँ यार, कमाल है, ये तो पता ही है। आंसर वुड बी डी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मैंने कहा ना ये लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रही, तो एक बार एनसीईआरटी से प्लीज देख लेना। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट पूरा कहते हैं इसको, आया था 1981 में। नहीं याद है तो इधर देखो, 1981 में आया ना, तो इसकी लैंग्वेज प्लीज देख लेना सारे एक्ट्स की। वेरी गुड, एवरीवन गॉट इट राइट। ये आया तुम्हें 2013 में, दोबारा आ सकता है ना, इनमें से कोई भी एक्ट आ सकता है। देखो 4 नंबर में आया है, तो याद रखना है बस स्टेट्स। ओके डन? डन Yo-yo, मैम। ma'am. ठीक है, अब सब जा सकते हैं। और बताओ भाई किसको कौन सी प्रेजेंटेशन देखनी थी, बताओ।
और मैं रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ।